बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रगल वॉइस के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान मोहम्मद कामरान सुमरो आप सब बाशऊर दोस्तों को दिल की गहराई से खुशामदीद कहता हूँ। एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हैदराबाद में आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अहमद रशीद साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और करंटली इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे हैं हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट की सीट पर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपने सियासत में कदम रखने का सोचा है, पहली दफ़ा आप कंटेस्ट कर रहे हैं किसी इलेक्शन में, तो ये ख्याल कहाँ से आया आपको? मैं थोड़ा-सा रिकॉर्ड दुरुस्त कर दूँ, मैंने 2008 में प्रैक्टिस शुरू करी है, हैदराबाद से ही, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में मैंने अपना प्रैक्टिस शुरू करी 2008 से। और 2010 में पहली दफ़ा मुझे ये ख़्याल आया कि मैं डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन लड़ूँ, तो मैंने एमएमसी का इलेक्शन 2010 में पहली दफ़ा लड़ा था। और जो वकला से वोट लेना था, वकला के पास कन्विंसिंग करनी थी, और वकला से जिस इंटरेक्शन करना था, वो मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव था, बहुत यूज़फुल था। 2011 के बाद फिर 2010 के बाद फिर 2011 में मैंने जिमखाना का इलेक्शन लड़ा, हैदराबाद जिमखाना का इलेक्शन लड़ा। और वो भी एक बड़ा मुश्किल इलेक्शन था, मगर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा 2011 के इलेक्शन में रहा। उसके बाद फिर मैं सियासत में मैं कंटिन्यू करता रहा, बार पॉलिटिक्स छोड़ के, जिमखाना की पॉलिटिक्स छोड़ के फिर मैं नेशनल पॉलिटिक्स में चला गया था, और फिर मैंने नेशनल के इलेक्शंस भी लड़े हैं। मैंने 2013 के अंदर एमएनए का इलेक्शन लड़ा था, पाकिस्तान की एक बड़ी मकबूल पॉलिटिकल पार्टी से। और उसके बाद मैंने 2018 का इलेक्शन भी लड़ा, मैंने 2024 का भी इलेक्शन लड़ा। तो इलेक्शंस का और सियासत का मेरे साथ एक पुराना ताल्लुक़ है और एक बड़ा मामला है। अब बहुत अरसे के बाद दोबारा मैं इलेक्शन के अंदर, इस मैदान के अंदर दोबारा आया हूँ, तो ये मैंने कहा रिकॉर्ड दुरुस्त कर दूँ आपका। अच्छा सर, आपने 2010 में एमएमसी की सीट पर कंटेस्ट किया था, उस इलेक्शन के हवाले से थोड़ा-सा बताएँ कि आपकी उसमें क्या पोज़ीशन थी? 2010 के अंदर मैंने जो वोट लिए थे वो 194 थे, और जो सीट निकली थी वो 202 के ऊपर निकली थी। मतलब बहुत ही कम मार्जिन के साथ मैं अपनी जगह नहीं बना सका था, लेकिन और इतनी थोड़ी प्रैक्टिस के अंदर इतना बड़ा अप्रिसिएशन मिलना हमारे सीनियर एडवोकेट्स की जानिब से बहुत बड़ा एक अमल था, जिसकी वजह से मैं इनकरेज बहुत हुआ। और बात असल चीज़ ये है कि इलेक्शन जीतना हारना नहीं होता, असल चीज़ ये होती है कि उससे आपने क्या सीखा। तो जो कुछ मैंने सीखा वो मेरे लिए इतना पॉजिटिव था कि फिर उसकी वजह से मैं सियासत में रुका नहीं, बल्कि मैं इसके काम के लिए आगे से आगे बढ़ता चला गया। अच्छा सर, आप ज़्यादातर हमने देखा है कि कंट्रोवर्सी में थोड़ा-सा ज़्यादा रहते हैं, तो इस हवाले से आप फिर इलेक्शन में आ रहे हैं, तो आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा कि एक एडवोकेट से वोट जो है लेना? अलग अलग मिजाज के एडवोकेट्स होते हैं, हमारी पांच उंगलियां, पांचों उंगलियां एक साथ बराबर नहीं होती हैं। हर एक काम, जो अमल जो आप करते हैं, वो कुछ लोगों के लिए हजम करना मुश्किल होता है, और कुछ लोगों के लिए वो बात समझना आसान होती है। और अपनी बात को समझाना और बताना, ये एक बड़ा अहम एक चीज़ है। तो ऑफ कोर्स हमारी बहुत सी बातों के ऊपर लोगों को कंट्रोवर्सी होती है, मेरे बहुत सारे ऐसे एक्शंस, ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर कुछ लोगों को एतराज़ हो जाता है। लेकिन एक्चुअली अगर मुझसे कोई पूछे 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 कि मैं क्या अपने आप को कहलवाना पसंद करता हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने आप को एक टीचर कहलाना पसंद करता हूँ। और टीचिंग को करते हुए मुझे आज 25 साल हो चुके हैं। 25 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। मैं आज अपने आप को, अगर कोई मेरी पहचान करे, तो मैं अपने आप को एक टीचर कहता हूँ। और टीचर की हैसियत से मेरा एक मिजाज एक ऐसा बना हुआ है कि मैं चाहता हूँ कि लोगों को मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ बातें समझाऊँ। और वो बातें समझने के लिए जो मेरे मिजाज से वाकिफ़ है वो तो बात को समझ जाता है, और जो नहीं समझता उसको लगता है कि मैंने कोई कंट्रोवर्शियल बात की है। हमारे यहाँ दूसरे की, बहुत सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने की आदत नहीं है, फ़ौरन कंक्लूजन के ऊपर आने की वो है। अगर कोई मेरे से बात करे तो यकीनन उसको समझ में आ जाएगा कि जो मैंने बात की है उसके पीछे रीज़न, लॉजिक क्या थी। अच्छा सर, आपने इंतखाब किया वाइस प्रेसिडेंट का, इसकी क्या वजह थी? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की जो सीट होती है, वो थोड़ा-सा साइड रोल पे कहा जाता है कि साइड पे होती है, अगर प्रेसिडेंट ना हो तो वही एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है, फिर जाके उनको काम करने का मौका मिलता है।
सबसे बुनियादी वजह यह है कि मैं इलेक्शन के अंदर मैं इसे एक जो हमारी मुंतखब बॉडी होती है उसका कभी हिस्सा नहीं रहा हूँ, और चूंकि मैं उसका हिस्सा नहीं रहा हूँ तो मुझे उसके अंदर के जो रमूज़ हैं वो मैं नहीं जानता, और मैं इसको एडमिट करता हूँ कि मैं नहीं जानता कि किस तरीके से ये मामला होते हैं। तो अपने आप को पेश करना जनरल सेक्रेटरी के लिए या प्रेसिडेंट के लिए थोड़ा सा तो बात थोड़ी मुझे मुनासिब नहीं लग रही थी। दूसरी बात, वाइस प्रेसिडेंट की जो अहमियत है वो ये कि ये एक एडवाइजरी पोजीशन है, और इतनी अहम एडवाइजरी पोजीशन है कि ये जनरल सेक्रेटरी को और प्रेसिडेंट को दोनों को एडवाइस करेगा। और मैं समझता हूँ कि एडवाइस के रोल के अंदर मैं अपने आप को ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ कि मैं एक ही वक्त के अंदर कोऑर्डिनेशन प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के दरमियान भी कर रहा हूँ, और एक ही वक्त के अंदर मैं दोनों को एडवाइस भी कर रहा हूँ। जनरल सेक्रेटरी को भी मैं एडवाइस कर सकूँ कि आपके जो डे टू डे के अफेयर्स हैं उनमें किस तरह करना है। इसमें मैं अपना जो मेरा एक रिच एक्सपीरियंस मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ख़ासतौर पर एक कानूनी भी मेरा है। देखिए ना, बार कोई एक लीगल बॉडी तो है नहीं, ये तो एक वेलफेयर की बॉडी है, और वेलफेयर की बॉडी के अंदर कोई आपको ऐसे सियासतदान नहीं चाहिए जो सिर्फ जोड़ तोड़ करना जानते हो, बल्कि आपको वो लोग भी चाहिए जो वेलफेयर के काम से वाकिफ़ हों। तो उसके अंदर मेरी जो पूरी खिदमात रही हैं शहर में या अपने मोहल्ले के अंदर, मैं बल्दियाती इलेक्शन से लेकर अगर कौमी असम्बली और उसका इलेक्शन भी लड़ा है तो बल्दियाती का भी मैंने साथ लड़ा है, और बल्दियाती प्योर आपकी जो वेलफेयर का काम है या आपके इन हाउस सर्विसेज हैं उनका काम है। तो बार में इन हाउस सर्विसेज के अंदर अपना एक्सपीरियंस दे सकूं, जनरल सेक्रेटरी को, प्रेसिडेंट को जो नुमाइंदगी कर रहा होगा हमारी बाहर की फोरम्स के ऊपर भी, उसको भी एडवाइस दे सकूं। इसलिए मैं समझता हूं कि ये एक बेहतर पोजीशन थी मेरे लिए कि मैं इसके ऊपर कंटेस्ट करूं, बॉडी का हिस्सा भी बन सकूं, और जनरल सेक्रेटरी और इन दोनों के दरमियान न सिर्फ कोऑर्डिनेशन करूं बल्कि इन दोनों को अपने मुफीद मशवरों से भी नवाज सकूं, जो मैं समझता हूं कि इस उम्र के अंदर मशवरे मेरे मुनासिब होंगे। अच्छा सर, हाई कोर्ट की जो इलेक्शन होती है वो टोटली डिफरेंट होती है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की डिफरेंट होती है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में इनरोल्ड वकील भी ज़्यादा होते हैं और ज़्यादातर यंगस्टर्स होते हैं। तो इनकी सियासत में आपको किस तरह से थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आता है? कौन सी डिफ़िकल्ट आपको लगती है या कौन सी आसान लगती है? हाई कोर्ट का इलेक्शन जो इलेक्शन है वो एक बड़ा इलेक्शन है, और वो बड़ा सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उसके अंदर 12-13 अजला हमारे साथ शामिल होते हैं। डिफरेंट अजला के हर वकील का हैदराबाद आना, रोज़ आना की बुनियाद के ऊपर हमें मुमकिन नज़र नहीं आता। आप देखें ना, इलेक्शन में जो सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ है कि वोट का हक सबको दिया हुआ है। उसके अंदर अगरचे देखें जहां हम कैंडिडेट्स को ये होता है कि आप अपने 45 वकालतनामे जमा करवाएं ये देखने के लिए कि क्या आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, वहां हमारे पास कोई ऐसी शर्त नहीं है कि वोटर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहीं भी नहीं है। यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है। कोई भी एक शख्स जो किसी दूसरे शहर में बैठा हुआ है और नवाब मिसाल के तौर के ऊपर सांगा का है, या किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट का है, टंडोला यार का है, या किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट का है जो हैदराबाद से मुंसलिक है, जहाँ शुरू हुआ दीगर हुए, वो हमारे से मुंसलिक है, मगर उसका हर वकील एडवोकेट हाई कोर्ट तो ज़रूर है, लेकिन वो हैदराबाद की पॉलिटिक्स से अवेयर नहीं है। उसको नहीं मालूम कौन सा वकील यहाँ पर क्या कर रहा है और किस तरह से कर रहा है। तो वहाँ पर जो वोट है उसके अंदर थोड़ा बहुत हमें नज़र आता है कि मुश्किल होती है। देखें, जो बाहर के वकील डेली आते हैं उनको यहाँ के वकीलों का मालूम है कि कौन सा वकील किस तरीके से काम कर रहा है और उसकी यहाँ पर क्या फेस वैल्यू है और वो अवामी खिदमत में कैसा है। देखिए, एक फेस वैल्यू होना वकील की एक अलग बात है, मगर वकीलों के दुख दर्द में उनके साथ शामिल होना, शरीक होना, उनके मामलात में उनकी मदद करना, ये एक अलग मामला है जो बहुत सारे बाहर के आउट स्टेशन के वकील नहीं जानते। वेयर एज के डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के अंदर एक बार है, उस एक बार के अंदर हम सब एक साथ बैठे होते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं और एक दूसरे को केसेस चलाते हुए देखते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे एक दूसरे के साथ चाय पीते हैं। कोई दिन मखसूस नहीं है कि आज आऊँगा या कल आऊँगा। इस वजह से कंपैरेटिवली हैदराबाद का जो इलेक्शन होगा डिस्ट्रिक्ट का, वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान होगा एज़ कंपेयर आप हाई कोर्ट से लें। तो डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक अहमियत भी है, और फिर मदर बार तो मदर बार ही होती है ना। बिल्कुल सर। अच्छा सर, आपने जनरल इलेक्शन भी देखे हैं, उनमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, बल्दियाती इलेक्शन में भी और अब बार पॉलिटिक्स में भी। तो आपको इनमें डिफरेंस क्या नज़र आता है? क्योंकि बार पॉलिटिक्स एज़ कम्पेयर टू जनरल इलेक्शंस, ये सीनियर वकला के बातों से मैंने काफ़ी दफ़ा ये सुना है कि वो कहते हैं कि डर्टी पॉलिटिक्स है बार की ज़्यादा। तो आपका इस पे क्या पॉइंट है? नहीं, कोई डर्टी पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स के इसको डर्टी आप नहीं कह सकते, इसको पॉलिटिकल ये पॉलिटिक्स की एक वो है, एक उसका रमूज़ है, एक उसका तरीक़ेकार है। देखिए, मैंने जनरल इलेक्शन भी लड़े। जनरल इलेक्शन के अंदर मैं आपको साफ बताता हूँ कि मेरे पास लोग आए और मुझसे आके उन्होंने कहा कि जी आपको हम इतने हज़ार वोट देंगे
और थोड़ी देर के बाद का फी वोट हम आपसे 2000 लेंगे, फी वोट हम आपसे 3000 रुपये लेंगे। जनरल इलेक्शन के अंदर भी यही होता है कि जब हम उनसे कहते हैं कि हमारे को वोट चाहिए तो या जलसा करना है, तो वो कहते हैं जी फी बंदा हम इतने पैसे लेंगे, आप ये बताइए कि कब करना है, कहाँ करना है, किस टाइम पे करना है, आने जाने का खर्चा दीजिए, रैली निकालनी है, हमें पैसा दें, हम आपके साथ लेके आते हैं। अब अगर इसी चीज़ को देखें तो वो एक बड़े लेवल के ऊपर हो रहा होता है। अगर बाहर के इलेक्शंस में भी देखें तो यहाँ पर भी कहीं कहीं ये चीज़ ऐसी नज़र आती है कि बहुत सारे लोग जिनके पास एक पॉकेट वोट्स है, ऐसे वकला उनके पास मौजूद हैं जो प्रैक्टिसिंग नहीं है, जो रोजाना कोर्ट में नहीं आते, नहीं जानते कि कौन सा वकील किसके साथ बैठता है, उठता है, प्रैक्टिसिंग है, नॉन प्रैक्टिसिंग है, क्या पोजीशन है, कब कितने अरसे से कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते आपको, लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनके पास पूरी लिस्टें बनी हुई है, नाम बने हुए हैं। वो ये कहते हैं साहब अगर आपको इतने वोट चाहिए, इतने इतने लोगों के आप बिल क्लियर करवा दीजिए तो हम आपको वोट दे देंगे। तो वोट उन्हीं का कहलाता है, मगर बिल जो है वो कैंडिडेट दे रहा होता है। तो अगर आप इसको कहें कि ये डर्टी है तो डर्टी नहीं है, ये एक ऐसी ट्रिक है कि जिसकी वजह से उन्होंने अपनी एक अहमियत बनाई हुई है। और ये अहमियत तो इस हद तक चली गई है कि न सिर्फ उनको उनकी खुशामदें करनी पड़ती हैं, बल्कि कोई किसी को मोबाइल फ़ोन दे रहा होता है, कोई किसी को गाड़ियाँ दे रहा होता है, कोई किसी को यूरोप के ट्रिप लगवा रहा होता है। तो ये जितनी आपकी हैसियत है लोग उनको उसी हिसाब से नाप तोल रहे होते हैं। ये थोड़े से छोटे लेवल के ऊपर होता है, बट एज़ कम्पेयर टू जनरल इलेक्शन, जी जनरल इलेक्शन के अंदर भी आपको यही सब कुछ करना होता है। फिर वहाँ पर आपका ज़ाती वोट नहीं होता बल्कि आपका पार्टी का वोट होता है। यहाँ बदकिस्मती से हमारे बार में अब तक जो इलेक्शंस हो रहे हैं उनके अंदर पैनल बेस्ड नहीं हुआ है। मैं तो चाहता हूँ कि पैनल बेस्ड इलेक्शन हो, यानी वाज़े तौर के ऊपर पता हो कि एक ग्रुप ये आ रहा है और उसका पूरा पैनल आ रहा है। अगर पूरा पैनल आ रहा है तभी आप उसको कंटेस्ट करने की इजाज़त दें। यानी एक आदमी इंडिविजुअल आके खड़ा होता है, बजाय एक आने के उनको चाहिए कि पूरा का पूरा पैनल को आप अनाउंस करें कि जी ठीक है आप आना चाहते हैं आज़ाद पैनल, आप आना चाहते हैं रशीद पैनल, आप आना चाहते हैं हैदराबाद पैनल, मेहरान पैनल, वॉट एवर पैनल्स, उनके साथ प्रेसिडेंट, जनरल वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ये सब की एक काबीना की अपनी लिस्ट दें और पूरा पैनल वोट होना ये चाहिए। ये जो हम स्कैटर्ड लोगों को लेते हैं, वो स्कैटर्ड लोग जब आके हमारे उसमें भी बैठते हैं तो हम देखते हैं कि बाद में लोगों को एक मौका मिलता है और हमारे मेंबरान को कि साहब मैं तो ये करना चाहता हूँ लेकिन फलाना नहीं करना चाहता। पिछले दिनों, पिछले सालों में जो वाकयात यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट बार में हुए हैं वो ऐसे हुए हैं कि उसके अंदर जो बार के नुमाइंदे हैं वो ये कह रहे हैं हम नहीं चाहते कि ये हो, मगर बार के दूसरे नुमाइंदे दूसरे रास्ते के ऊपर चल रहे थे और काम वैसे नहीं हो रहा था। लिहाजा पैनल बेस्ड हो ताकि एक ही सोच के लोग एक ही जगह के ऊपर हो और उनको ये बहाना ना हो कि साहब हमें पूछा नहीं गया या हमें समझाया नहीं गया या हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ में इख्तियार नहीं है। फिर बिजनेस एज यूजुअल हो जाता है, जिसकी मैं समझता हूँ कि हमारे बार में ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार को बहुत एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए कि जिससे वकाला की ऑटोमेटिकली एक तौकीर में इजाफा हो, उनकी इज़्ज़त में इजाफा हो। उनकी इज़्ज़त में इजाफा होगा तो उनकी वेलफेयर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आप अगर किसी की वेलफेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप उसकी इज़्ज़त बहाल करें। वो इज़्ज़त जो वकील की है, जिस दिन आप उसकी इज़्ज़त बहाल करेंगे उस दिन उसकी वेलफेयर होगी। वो जिस जगह जाके जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा, चाहे वो अस्पताल में होगा, तो सबसे पहले लोग उसको खुद जगह देंगे क्योंकि आपकी इज्जत होगी। आप अगर रेलवे स्टेशन पर खड़े होंगे, रेलवे वाला आपको कहेगा आप हमारे पास आइए क्योंकि आपकी इज्जत होगी। अगर आपकी इज्जत नहीं है तो आप कितनी भी वेलफेयर कर लें, आपको उसका कोई नतीजा नजर नहीं आएगा। सर आपने पैनल की बात की, पैनल इलेक्शंस की बात की, तो इसमें अगर एक पैनल आ जाए फॉर एग्जांपल, उसमें एक जो है एडवोकेट कंटेस्ट कर रहा है किसी भी सीट पर, अगर जो वोटर है वो उसको लाइक नहीं करता फिर तो वो पूरे पैनल को नुकसान होगा, पूरे पैनल को वोट नहीं देगा। देखें, जो असल बात होती है वो किसी इंडिविजुअल को लाइक करने और डिसलाइक करने की बात नहीं होती, बात होती है नज़रिए की। पूरे दुनिया के अंदर जो ममालिक बनते हैं वो नज़रिए की बुनियाद पे बनते हैं। पैनल्स जो जीतते हैं वो नज़रिए की बुनियाद के ऊपर जीतते हैं। अगर वो कोई पैनल के अंदर आया है, मैं अगर किसी पैनल के अंदर जाऊँगा तो मैं उसी पैनल के अंदर जाऊँगा ना जिसका नज़रिया मेरे से मिलता जुलता होगा, जो बार की वेलफेयर की बात करता होगा या वो ये समझता होगा कि मसाइल का हल सड़कों के ऊपर है या मसाइल का हल बातचीत में है या अदालतों के अंदर है। अगर ये तीन लोग इस किस्म के सामने मेरे आ जाते हैं और मुझे नजर आता है कि एक वो है, हमारे पास एक पैनल ऐसा खड़ा है जो कहता है जी मुज़ाकरात से मसले को हल करो, और एक पैनल कहता है नहीं जी आप जो है एहतिजाजी सियासत में जाओ, और एक कहता है नहीं जी अदालत में जाओ, तो मेरे पास एक ऑप्शन आ गया ना।
जब मेरे पास एक ऑप्शन आ गया तो मैं उस पैनल का हिस्सा बनूंगा। फिर वोटर भी इसी किस्म का है ना, जो देखेगा कि लड़ाई झगड़े से मामला हल करो या बातचीत से हल करो, या एक होगा जो कहेगा अदालतों के पास जाओ। तो वोटर भी को भी समझना आसान हो जाएगा, आपके कैंडिडेट्स को भी अपना चूज करना आसान हो जाएगा, पैनल्स को भी आसान हो जाएगा, और लोगों को वाज़ेह हो जाएगा कि ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है और ये कौन सा ग्रुप है। अच्छा सर, लीडर जो है मुंतखब होने के बाद एडवोकेट्स कहते हैं कि हमारी कॉल भी नहीं उठाता, और जो वेलफेयर में वादे करके आया था उस वादे के मुताबिक चल भी नहीं रहा, यानी कि आपसी मफादात पे ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था और अब अपने मफादात के लिए ही ये सीट पर बैठा है। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? इसकी सबसे इसको मैं एक्सप्लेन ऐसे करता हूँ कि देखिए, जब एक शख्स जिसने पहले कभी इलेक्शन नहीं लड़ा या उस सीट के ऊपर वो दोबारा आप कभी बैठा नहीं है, जो उस सीट पे बैठा नहीं है उसको ये नहीं मालूम कि उस सीट के चैलेंजेस क्या होते हैं। उसको मालूम नहीं होता कि उस सीट के चैलेंजेस क्या होते हैं। वो आता है और आने के बाद समझता है, लोगों को ये कहता है कि मैं जब आऊँगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा और मैं फलाना कर दूंगा। इसके अंदर न सिर्फ बाहर की सियासत में बल्कि इंटरनेशनल या नेशनल भी देखेंगे तो मैं 3 महीने में ये कर दूंगा, मैं 90 दिन में फलाना कर दूंगा। एक बंदा एक वकील खड़ा होता है और कहता है कि जी मैं तो आऊँगा तो वेलफेयर के लिए दूध की नहरें बह दूंगा। ये आप कह तो रहे हो, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपको पता ही नहीं है कि आपकी जिम्मेदारियां क्या होंगी। मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप सबसे पहले अपने जो कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं ना इलेक्शंस में, आप उनसे ये सवाल पूछें कि आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, आपकी डे टू डे अफेयर्स क्या होंगे एज प्रेसिडेंट, डे टू डे अफेयर्स क्या होंगे एज जनरल सेक्रेटरी, या सिर्फ आपको बोर्ड पे नाम चाहिए, आपके होगे क्या, आप किस तरीके से करोगे, क्या आपको कोई चीज़ परमिट करती है ये काम करने के लिए। तो हमारे यहाँ मोस्टली लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि प्रेसिडेंट का काम क्या है, जनरल सेक्रेटरी का काम क्या है, नाम सिर्फ ले लेना है या उनका काम है क्या, ये लोगों को नहीं मालूम होगा। और ये जब लोग जीतते हैं और जीतने के बाद आके बैठते हैं तब उन्हें पता चलता है उनके इख्तियारात क्या हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, और क्या करने और क्या नहीं करने। और अगले इलेक्शन और लोगों के मामला के अंदर इतना उलझ जाते हैं कि वो ना अपने किसी जूनियर का कॉल उठा सकते हैं, ना दोबारा उनसे बात कर सकते हैं, ना उन वादों को पूरा कर सकते हैं जो उन्होंने किए। क्योंकि वहां पे भी एक यही ऑप्शन प्रॉब्लम आएगा उसके सामने कि जब वो जीत के आया तो जनरल सेक्रेटरी उसकी सोच का नहीं है, जब वो जीत के आया तो उसका एमएमसी वाले उसको वोट देने में उसका साथ नहीं दे रहे, जब प्रेसिडेंट कोई काम करना चाहता है तो वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि जी इसकी लेटर साइन नहीं करना। ये मामला तो आपके चलते हैं। तो एक शख्स जब इतने बड़े बड़े वादे करता है मैं ये कर दूंगा, तो भाई आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, पहले ये तो देखो आपकी डोमेन में वो चीजें आएंगी, ये तो देखो। क्योंकि ये एक इलेक्टेड बॉडी है, ये कोई एक आपको किसी ने किंग नहीं बनाया प्रेसिडेंट को, या जनरल सेक्रेटरी या लाइब्रेरी वाला कहे मैं तो बादशाह बन जाऊंगा मेरी मर्जी में उसके बाद जो करूं, या जो ज्वाइंट सेक्रेटरी कहे जी मुझे आप बना दें, या वाइस प्रेसिडेंट मैं आके कहूं जी मेरी फलाह बहबूद में मैं आपके लिए ट्रकें चला दूंगा, मैं आपके लिए ये कर दूंगा। ये चीजें उसके लिए पॉसिबल नहीं है। जो सबसे बड़ी उसका अगर कोई मोटिव होगा, यानी अगर मुझसे पूछे कि मेरा मंशूर क्या है, मेरा मंशूर ये है कि वकला की खिदमत, बस वकला की आवाज, वकला के साथ खड़ा होना, बस ये मेरा मंशूर है। आपका जो मसला है मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ, आपको जो प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस करें, आपका जो मामला है मैं आपके लिए आपके साथ हूँ। मेरा हर तरीके की जो चीज़ की ज़रूरत होगी मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि आपने मुझे वोट दिया है मेरी प्रैक्टिस को अच्छा करने के लिए नहीं दिया है, आपने मुझे वोट दिया है ताकि आप मुझे अप्रोच कर सकें और मैं आपके को सवाल सलाम का जवाब दे सकूँ और आपके लिए वो काम कर सकूँ जो समझता हूँ कि एज पर लॉ सही है, तो मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ उस मामले के अंदर। अच्छा सर, आपने कहा कि वकला के साथ आप हर जगह पे खड़े होंगे, तो क्या आप धरना सियासत के हक में हैं? ये अलग अलग सोच और अलग अलग नजरिया है, अलग अलग सोच है, अलग अलग नजरिया है। कुछ वकला हैं जो समझते हैं कि धरने से मसला हल होता है, कुछ समझते हैं कि बातचीत से होता है, कुछ समझते हैं तो अदालत से होता है। अब सब क्वेश्चन सिर्फ ये है कि क्या आपने अपनी हर जगह को आपने कंप्लीट किया है, आप डायरेक्ट धरने पे जा रहे हो या आप बातचीत कर रहे हो, फिर आपने अदालत का रास्ता इख्तियार किया है, उसके बाद अगर आपका काम नहीं होता तो फिर इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने अपने जिन दिनों धरना हो रहा था उस दिनों भी मैंने यही बात की है कि जो अमल हुआ बिल्कुल ठीक है। कब? क्योंकि उन्होंने बात करी, उन्होंने डिमांड करी, उन्होंने लेटर्स लिखे, उन्होंने सबसे कहा, लेकिन जब आपको हर तरफ से नाकामी मिलती है तो फिर आप आते हो धरने के लिए, फिर आप आते हो अपने हुकूक के लिए बाहर निकलने के लिए कि अगर आप ऐसे राइट नहीं दोगे तो फिर हम भी ले सकते हैं। तो अब हर घी को अगर निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ जाए तो उसमें कोई इतना हर्ज नहीं है, मगर कानून के दायरे में।
और वो कानून का दायरा आज तक हमारे वकाला ने नहीं तोड़ा। अगर वो जाते हैं तो देखें, आप पीसफुल रैली करने की इजाज़त कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको देता है ना, आपको तो नहीं रोका जाता है। आप अगर अपना मुद्दा बयान करने के लिए आप एजिटेशन का रास्ता इख्तियार करते हो और वो पीसफुल है कि जिसमें गमला भी नहीं तोड़ता है, चोरी भी नहीं होती, कोई और वाक़यात नहीं होते, तो बिल्कुल ठीक है। बब्बर लू धरने के अंदर आपने कभी नहीं सुना होगा कि गाड़ी में एम्बुलेंस में लोग मर गए, आपने नहीं सुना होगा कराची धरने में वकीलों की लड़ाई की वजह से किसी गाड़ी का नुकसान हो गया या जलाओ गिराव हो गया। ये तो हर मामूली बात है, हर मामूली बात है, बड़ी बड़ी जगहों पे होता है। मगर वकील एक पढ़े लिखे लोग हैं तो उसके अंदर ये चीज़ नहीं होती, इल्ला माशाल्लाह कि अगर किसी ने कोई ज्यादती करी और उसके साथ उसको पुलिस वाले को या किसी को थोड़ी मार पड़ गई तो दूसरी बात है, मगर उसको भी फिर एहतसाब किया जाता है बारों में। अच्छा सर, अब आप इलेक्शन में क्यों आ रहे हैं, क्या वजह है, कौन से आपने इश्यूज देखे कि आपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का सोचा? ये जो सवाल है कि मैं अब क्यों इलेक्शन के अंदर आ रहा हूँ, पहले नहीं आया, इसका जवाब मैं यही कहूँगा कि एक वक्त आता है कि इंसान को पता चलता है कि अब उसकी ज़रूरत है। मुझे एहसास हो रहा है कि इस वक्त मेरा जो एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, बार का और टीचिंग का एक्सपीरियंस है, मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द राइट टाइम कि मैं अब इलेक्शन का हिस्सा बनूँ और अपने नौजवान जो बहुत तेज़ी से इस वक्त हमारे प्रोफेशन के अंदर आ रहे हैं उनको इस प्रोफेशन के डिग्निटी के बारे में और इस प्रोफेशन के अच्छाई के बारे में बताऊँ। इसलिए मैं इतने अरसे के बाद और इलेक्शन के अंदर इस वक्त आ रहा हूँ। अच्छा, इस वक्त सर आप क्या समझते हैं कि एक आम वकील का रोल क्या है सोशल इश्यूज में, स्पेशली क्योंकि आजकल सोशल इश्यूज ज़्यादा हो रहे हैं, जो जर्नल पॉलिटिक्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं। देखिए, वकील का रोल है वो सबसे पहले तो जिस वकील का रोल है, देखें, वो तो यही है कि उनके माँ बाप ने उनको पढ़ा लिखा के भेजा है कि वो जाएं और जाने के बाद अपने आप को स्टेबल करें अपनी वकालत के अंदर। आपको इस वक्त एजुटेशन करना या ये सब कुछ करना तो कोई मुनासिब नहीं है। सोशली तो आपको अवेयर होना है कि माशरे में हो क्या रहा है। अब सोशल इश्यूज़ के ऊपर तो आप जाएं। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को अभी हैदराबाद के अंदर एक गटर का ढक्कन खुला था, उसके अंदर कुछ बच्चा गिर के और इंतकाल हो गया। नौजवान वकील, वो वकील जिसकी प्रैक्टिस अभी इस्टेब्लिश भी नहीं हुई है, उससे मेरी गुजारिश है कि वो वहाँ जाए और उनके पास बैठे और जाके उनसे कहे कि मैं आपका केस लड़ूंगा, बिना पैसों के लड़ूंगा, मैं आपके लिए काम करूंगा, मैं आपको राइट दिला के दूंगा। और वो जाके उस मेन होल खुले होने की वजह से उस इलाके के यूसी के ऊपर यूसी चेयरमैन के ऊपर, नाजिम के ऊपर, टाउन वाले के ऊपर FIR करवाए। अगर वो ये सारा काम करता है तो आगे वाले को इत्मीनान होगा कि कोई हमारे पास खुद आया और उसने आके बात की कि हम आपका ये काम कर रहे हैं। सिर्फ आवाज़ लगाने से नहीं, उसके पास पर्सनली जाए और जाके उन सोशल इश्यूज़ के ऊपर आवाज़ उठाए। हम भी अगर अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो काम नहीं होगा, लेकिन हमें एक फरियादी चाहिए, और वो फरियादी कौन है? जिसके ऊपर एक मसला गुजरा है, तो उसको ढूंढें और उससे जाके कहें कि आओ हम तुम्हारी मदद करते हैं। अगरचे ये वाली मेरी बात हमारे लीगल बार प्रैक्टिशनर का जो एक्ट है उसके मुताबिक नहीं है, मगर इस वक्त जो हालात का तकाजा है उसके अंदर उनको ये करना चाहिए। हम ये नहीं कर सकते कि हम किसी के पास जाएं और जाके उसका केस लें कि हमें इजाज़त नहीं है एज वकील, जिस लॉ के तहत हम काम कर रहे हैं, कि हम किसी को अप्रोच करें। बट जहाँ इतनी बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं कि इलेक्शन का जो पैनाफ्लेक्स का साइज़ इतना है, हमने उसको पूरी बिल्डिंगों के बना दिए हैं। वहाँ अगर ये थोड़ा सा भी आप सोशल इशू के ऊपर काम कर लें कि किसी को अप्रोच करें और उनको हिम्मत दें, सबसे बड़ी चीज़ है हिम्मत दें कि आप आएँ और अदालत के ऊपर यकीन रखें कि अदालत आपके इस मसले को हल करेगी, तो उनको करना चाहिए।